60 का जो वर्ल्ड कप है हॉकी की, अगर मैं थोड़ी सी अपनी यादाश्त को ताज़ा करने की कोशिश करूं, 38 गोल शायद पाकिस्तान ने स्कोर किए थे एक वर्ल्ड कप में, बल्कि शायद एक स्टेज ऐसी आई कि बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई जब 12वीं पोजीशन पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में हासिल की। ये सिनोनिम नहीं था पाकिस्तान हॉकी के साथ। ग्रीन शर्ट्स जो पाकिस्तान के प्लेयर्स पहनते थे, एटलीस्ट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू थिंक कि वो पाकिस्तान का जो झंडा है वो हॉकी के मैदानों में नज़र आता है। शायद वो मैं समझता था कि वो सब शर्ट्स नहीं है, वो पाकिस्तान का फ्लैग है। चेस्ट हीविंग, हार्ट्स फ्लक्टरिंग जब हसन सरदार ड्रिबल करते थे या अख्तर रसूल पास देते थे, समीउल्लाह हों, इस्लाहुद्दीन हों, कलीमुल्लाह हों, मंजूर जूनियर, ये वो स्टालवर्ट्स थे, शनाज शेख, दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सो दिस वाज पाकिस्तान हॉकी। हनीफ खान, सफदर अब्बास, मेरे जैसे आदमी को भी हॉकी के जो प्लेयर्स हैं वो इसलिए अजबर याद हैं बिकॉज ऑफ देयर डीड्स, बिकॉज ऑफ देयर मैजेस्टिक टच। मुनीर डार, तौकीर डार, तनवीर डार, कमरान अशरफ, शहबाज सीनियर, मंजूर जूनियर, एंड द लिस्ट मूव्स ऑन। सो दिस क्लियरली शोज, मैं तो सोहेल अब्बास को भी उस लेजेंडरी लिस्ट में डालूंगा, द वे ही हैज़ बीन स्ट्राइकिंग द पेनल्टी कॉर्नर्स। पाकिस्तान की हॉकी को कुछ हो गया या वर्ल्ड हॉकी की डायनामिक्स चेंज हो गई क्या, कि वर्ल्ड हॉकी की ट्रफ चेंज हुई क्या? ये सिर्फ ऑस्ट्रो ट्रफ या ब्लू ट्रफ की बात थी, बॉल के कलर्स की बात थी, या वही वाली बात के जो बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स आ गए, हॉकी के एंगल्स को चेंज कर दिया गया, हॉकी की अपनी जो स्टिक है उसके जो मटेरियल को चेंज कर दिया गया। सो ये सारी बातें जो आज आमिर सुहेल भी मेरे साथ रहेंगे और हमें यकीनन ज्वाइन करेंगे। कराची से समीउल्लाह जो कि फ्लाइंग हॉर्स के नाम से मशहूर थे। ही वॉज द फ्लाइंग हॉर्स, द मोस्ट जेन्युइन फ्लाइंग हॉर्स। लेफ्ट साइड से जब वो पास देते थे तो रैटल करके रख देते थे। क्या अब पाकिस्तान हॉकी में कोई डाइंग हॉर्स है? सो दैट वी हैव टू सी। एक और साहब हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे आज के शो में, और बहुत प्राउड उनको कहना चाहिए, उनकी लेगेसी, उनके वालिद साहब पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तान रहे, और इन साहब को ये एजाज़ हासिल है कि ये 1971 में भी पाकिस्तान की टीम के साथ शामिल थे जो कि वर्ल्ड कप जीती। 1978 में भी वो हिस्सा थे पाकिस्तान की टीम का, और 1982 में वो खुद कप्तानी कर रहे थे 3 वर्ल्ड कप्स। अख्तर रसूल हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। आदत से मजबूर हूँ, हॉकी शुरू करने लगा था, एम्बिशंस और ओवर एम्बिशंस की बात आ गई। मेरी एक अदद चिड़िया है जो लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में आपको अक्सर वहाँ पे नज़र आती है। उस चिड़िया ने मुझे कम्युनिकेट किया कि एक और ब्लंडर शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने जा रहा है। मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्लंडर का, नथिंग टू डू विद हॉकी, बट फैक्ट इज़ कि यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि अब ये सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया जाए। एम्बिशंस का ये हाल है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट को, जियोपॉलिटिकल स्टेट को और इन्फ्लेशन को मद्देनज़र शायद नहीं रखा गया। कंसोर्शियम बनाना चाह रहे हैं 100 मिलियन US डॉलर्स का, 9 अरब रुपया। क्या इस मार्केट में फ्लोट होगा? क्या आप 80% जो है इसके राइट्स को शेयर कर सकेंगे? सो दैट वी हैव टू सी। कराची में जी हमारे साथ मौजूद फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समी भाई, हाउ आर यू? बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल को भी, डॉक्टर साहब आपको भी बहुत मेहरबानी। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। समी भाई, मैंने एक चीज़ जो पूछनी चाहूँगा मैं कि आप तो फ्लाइंग हॉर्स थे, आजकल हॉकी के मैदानों में डाइंग हॉर्स भी नज़र नहीं आता, ये क्या हो गया? जस्ट एक ज़रा क्रिस्प सा मुझे जवाब दे दें। खिलाड़ी हमारे जिस तरह आपने देखा कि नहीं है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कोई खास तैयारी नहीं की। इसकी मिसाल आपके सामने अजलान शाह है, उससे पहले जो टूर्नामेंट हुए, तो यही एक वजह है जिसकी वजह से हमारे नए खिलाड़ी पैदा नहीं हुए और पाकिस्तान की टीम 8वें नंबर पे, और अल्लाह करे कि इस दफ़ा वो ओलंपिक में कुछ बेहतर करे, लेकिन कुछ उम्मीदें नजर नहीं आती। ओके, जनाब आमिर सुहेल। अस्सलाम वालेकुम जमी भाई, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम आमिर, कैसी तबीयत है? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं दूसरी डिस्कशन जो डॉक्टर साहब ने स्टार्ट की है उसकी तरफ तो बाद में आऊँगा, लेकिन मैं पहले आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आपको वो जो वेटरन्स क्लब हॉकी टूर्नामेंट जो है वो लंदन ओलंपिक्स के बाद होगा, उसका NOC मिल गया अभी तक कि नहीं?
आमिर, कमाल वाली बात यह है कि जैसे आप भी खेले हो, वो एक क्लब गेम है और ओलंपिक में सारे वो आते हैं। ओलंपिक से हट के वो एक टूर्नामेंट है, उसमें एक मुल्क से 2 टीमें भी जा सकते, 2 क्लब भी जा सकते हैं, 5 क्लब भी जा सकते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की खबर ये है कि कासिम जिया जैसे आदमी जो खुद ओलंपियन है, उन्होंने रिफ्यूज़ल का लेटर भेज दिया उस लोकल फेडरेशन को कि ये टीम नहीं आएगी और लाहौर आएगी। तो इससे काफ़ी हमारे बैच के लोग हैं, काफ़ी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जिसको कहते हैं कि बायस ओपिनियन है, ये नहीं होनी चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। हम उनके बड़े जो क्रिटिसाइज करते हैं तो बिल्कुल ठीक करते हैं। और अगर आप खुद सोचो कि जब 6ठे नंबर पे आप आएगी, हमारी टीम आएगी पाकिस्तान की, तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है ओलंपियन जो कहेगा जी वेरी वेल डन और आपने बड़ा अच्छा किया और आप इससे बेहतर कर सकते थे, बेड लक हुई आपकी, कोई भी नहीं कहेगा। अच्छा आमिर, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा सा तो इम्प्रेस हुए होंगे कि हॉकी में भी रोशनी टॉर्च से डाल रहा था, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अपनी तारीफ करवाना चाह रहे हैं मेरे से। इंसान कब अपनी तारीफ करवाना चाहता है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे काफ़ी दफ़ा ऑफ एयर बात कर चुका हूँ कि जिस इरा में हम लोग ग्रो अप कर रहे थे, उसमें आपको समहाउ हर स्पोर्ट के साथ जो है इन टच रहना पड़ता था। कल्चर था। और चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल भी होती थी। मुझे याद है एक सीरीज़ हुई थी चाइना के साथ फुटबॉल की, तो ये हाउस होल्ड थिंग थी कि सब पूरी फैमिली वाले बैठ के स्पोर्ट्स को एंजॉय किया करते थे और पेरेंट्स इनकरेज करते थे कि खेलना है, स्पोर्ट्स की तरफ आपने जाना है, इनकरेज किया जाता था। और आप भी उसी इरा के हैं मेरा ख्याल है। बिल्कुल है, मैं वो हैरान हो रहा था कि मुझे कौन सी इरा बताना है। तो वो समहाउ स्पोर्ट्स का ग्रास उस इरा में काफ़ी ज़्यादा था। अच्छा आमिर, अख्तर भाई की तरफ चलना है लाहौर में, लेकिन जाते जाते जो ये बात इंपॉर्टेंट आपने कर दी कि स्कूल गेम्स अगर आपको याद हो कंपलसरी होती थी एवरी संडे। मुझे सेंट मेरीज एकेडमी लालाजार हाउस टूर्नामेंट थे और एचएसएन कॉलेज में तो आपको 3 स्पोर्ट्स चूज करनी पड़ती थी एंड देन यू हैड टू प्ले, और कोचेस भी अवेलेबल होते थे। अख्तर भाई अस्सलाम वालेकुम, आप हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अख्तर भाई, अभी पहले हमने कराची में समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अगर बात हो रही थी तो वो कुछ इतने होपफुल नज़र नहीं आ रहे थे 2012 ओलंपिक्स के हवाले से। सो हाउ डू यू सी इट, क्योंकि आप तो मतलब सेंट्रल फिगर हैं इस वक्त। पहले तो मुझे ये बताएं मोरल कैसे है और आपकी एंटिसिपेशन क्या है? देखिए जी, ये यंग खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम सेलेक्ट की है और मास भाई सुहेल अब्बास के बाकी तमाम वो खिलाड़ी हैं जो यंग हैं और अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की है तो 2-2, 3-3 साल उन्हें वो खेलते हो गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस टीम में जो समीउल्लाह ज़हन बना के बैठा हुआ है कि सुपरस्टार होंगे, जो बड़े प्लेयर ज़हन बना के बैठे हैं कि इस टीम में सुपरस्टार्स हैं। इस टीम में सुपरस्टार्स बड़े नहीं हैं, लेकिन ये सुपर फिट टीम ज़रूर है। और इसके लिए हमने 3 कैंप ट्रेनिंग की है और 3 कैंप ट्रेनिंग जो उसके ऊपर एंडोर्समेंट और स्किल्स के ऊपर, बेसिक हॉकी के ऊपर ज़्यादा हमने काम किया है। और मैं समझता हूँ कि जो टीम जिसके पास बहुत बड़े नाम ना हो या बहुत सुपरस्टार प्लेयर ना हो, लेकिन वो अप एंड डाउन 70 मिनट ऊपर नीचे भागती और मेहनत करती हो तो अल्लाह ताला उसे फल ज़रूर देता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये टीम इस वक्त नए खिलाड़ियों में खेलने का शौक़ भी है, नए खिलाड़ियों में जीतने के शौक़ भी है और मोटिवेटेड है ये टीम इंशाल्लाह। ये अभी जूनियर टीम जो जूनियर कप खेली है उसके भी 6 खिलाड़ी हमारी इस टीम का हिस्सा हैं और अभी जाकर वो मलेशिया में ही हैं। अभी हम 3-4 दिन फिर उनके साथ एक क्लोज सेशन गेम्स करेंगे, फिर उसके बाद ब्लू टर्फ के ऊपर जो मैचेस हैं वो इंशाल्लाह खेलेंगे। अख्तर भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि डच कोच के बाद आपने जो है टीम को ज्वाइन किया और अभी आपने जिक्र किया कि आपने 3 जो हैं उनके साथ सेशंस जो हैं वो कैंप उनके साथ ऑलरेडी आपने किए हैं। आपके ख्याल में कौन से ऐसे काम हैं जो डच कोच ने किए जिससे आप अग्री नहीं करते? कौन से ऐसे काम हैं जिससे आप अग्री करते हैं? और
क्या फर्दर आप जो है वो अपनी अपनी प्रेजेंस में क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, जिससे आपको ये लग रहा है, जिस तरह भी आपने कहा कि मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और चांसेस भी हैं, अंडरडॉग्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं कि हमें भी होप हो कि आगे चल के कोई अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं? देखिए आमिर साहब, आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। डच कोच ने अपने जहन के हिसाब से इनकी कोचिंग की होगी, और वो आपने एशियन गेम्स में जो देखा कि फाइनल बेशक हम जीत रहे थे, लेकिन आपकी टीम फॉल बैक कर रही थी और अपोनेंट को अपने ऊपर चढ़ने का मौका दे रही थी, जिसकी बना पर 3-4 शॉट कॉर्नर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे हुए जो अटैकिंग हॉकी में पाकिस्तान की नहीं होने चाहिए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं डबल डब्ल्यू यानी कि जो पहले 5 फॉरवर्ड हैं उनको राइट आउट, राइट इन थोड़ा सा पीछे, फिर सेंटर फॉरवर्ड, फिर लेफ्ट इन पीछे, फिर लेफ्ट आउट आगे, ये एक डब्ल्यू बनता है, फ्रंट डब्ल्यू, और फिर सेकंड डब्ल्यू राइट हाफ, फुल बैक, सेंटर हाफ, लेफ्ट फुल बैक, लेफ्ट हाफ, ये डबल डब्ल्यू। ये वो मेथड है जिससे आप अटैकिंग हॉकी जो है ऑफेंसिव हॉकी खेलेंगे। ऑफेंसिव हॉकी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो उसको ज़्यादा डिफेंस के ऊपर नहीं रहना पड़ता, बॉल जो है वो अपोनेंट के एरिया में ज़्यादा रहता है। और टर्फ की दुनिया में डिफेंसिव हॉकी वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। वो टर्फ की दुनिया में तो बहुत तेज़ी से बॉल आखिरी 3 मिनट में भी 2-3 गोल हो सकते हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर हमने मिडफील्ड प्ले के ऊपर हमने फिर जो पाकिस्तान के शूटिंग थी पोल माउथ के ऊपर, टॉप से टॉप डी के ऊपर, मिड डी के ऊपर, पोल माउथ के ऊपर, और फिर प्लंटी कार्नर के शोबे में सुहेल अब्बास को एक नई कप्तानी भी मिली है और नई उमंगें भी इंशाल्लाह जन्म ले रही हैं, और नए अज़म के नए वलवले के साथ वो भी इंशाल्लाह उसमें तो टीम ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हर शोबे में हमने पूरी गोलकीपिंग में हमने बड़ी एफर्ट की है। उनके साथ तमाम सेशन हमने वो जो 2 फुट से 4 फुट से 10 फुट से 8 फुट से उनकी सारी जो लेग्स की मूवमेंट है, बॉडी की मूवमेंट्स हैं और फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके ऊपर भी सारी वो एक काम किया है। तो ये फिज़िकल फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और इनकी ये टीम जो है वो मैं समझता हूँ कि पहले से बहुत बेहतर टीम है। मैं अख्तर भाई एक और क्वेश्चन करना शुरू आपसे करूंगा, वो ये है कि सुहेल अब्बास का आपने जिक्र किया कि वो पेनल्टी कॉर्नर के तो सबको पता है स्पेशलिस्ट हैं, 338 के करीब उन्होंने गोल किए हुए हैं। उनके साथ मोहम्मद तौसीक और आई थिंक एक और थे मोहम्मद इरफान, वो भी पेनल्टी कॉर्नर के जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं। तो क्या इनको भी आप कंसिडर करेंगे या मेन जॉब उन्हीं के ऊपर रखेंगे, सुहेल अब्बास के ऊपर? जी, इनको भी वो हम कंसिडर कर रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं साथ साथ, और बिल्कुल इनको भी मौका मिलेगा। सुहेल अब्बास चूँकि सीनियर भी है और कप्तान भी है और लगाता भी, मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेंटी कॉर्नर हिटर। तो वो जो इनकी प्रायोरिटी है वो तो रहेगी, लेकिन इरफान की भी ट्रेनिंग उसी तरह है, इरफान को भी मौका मिलेगा, और फिर अगर तौसीक को खेलने का चांस मिला तो वो भी फिर उसको भी आजमाया जा सकता है। समी भाई, मैं आपकी तरफ कराची आप मौजूद हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अख्तर रसूल साहब अभी बड़े एक लिहाज से कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे कि उन्होंने 3 सेशंस जो हैं वो किए हैं, 3 कैंप्स जो हैं वो अटेंड किए हैं पाकिस्तान टीम के साथ। अभी वो कोच बने हैं, डच कोच को उन्होंने रिप्लेस किया। कमेंट नहीं किया जब आमिर सुहेल ने पूछा कि आपको कोई तजाद नज़र आए या उनकी क्या माइंडसेट था डच कोच का। उसके बाद ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, उन्होंने कहा हमने वो डब्ल्यू वाली जो एक इंटीग्रेट की और इनकॉपरेट किया, एक उसका पैटर्न ऑफ प्ले और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, और बड़े नाम नहीं है, तो शायद आपको थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म है। 1984 आप लोग भी वहीं पे मौजूद थे जो पाकिस्तान ओलंपिक्स जीता था।
तब क्या फिलॉसफी थी, क्या मेथड था, क्या अब कुछ बदल गया है? सो दैट आई वांट टू आस्क यू, और आपके क्या होप्स हैं और इनकी ट्रेनिंग पे आप क्या कहेंगे? तो मैं कहूँगा अख्तर रसूल की बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट की चीज़, बीइंग प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन और फिर मैनेजर बन जाना, तो मुझे तो समझ नहीं है, मैं होता तो बिल्कुल ना करता। खैर उनकी बड़ी हिम्मत, उनकी बुलवतनी के हैं, और फिर अख्तर से मैं बिल्कुल डिफर करता हूँ। ठीक है, और फिर अख्तर से मैं बिल्कुल डिफर करता हूँ। देखें ना, जब 2008 में यही खिलाड़ी मौजूद थे, यही टीम थी, और ये यंगर थे, सुहेल अब्बास राइट आउट हमारा सेंटर फॉरवर्ड, गोलकीपर हमारे पास सलमान थे, तो पाकिस्तान टीम 8वें नंबर पे आई। और जब डच यहाँ पे आया तो उसके होते 2 साल कोई भी मेजर टूर्नामेंट नहीं जीती सिवाय एक एशियन गेम्स के। वो क्रेडिट उनको जाता है कि जी एशियन गेम जीत गए। लेकिन अब रिसेंट पास में आप देखें कोई भी टूर्नामेंट इनके नाम नहीं। जैसे अख्तर ने नाम लिया कि 6 खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान सीनियर के जूनियर में गए हुए हैं, जब भी पाकिस्तान टीम मलेशिया से हारी है। अगर आप एशिया में मलेशिया की टीम की अगर वैसे रेटिंग लें तो वो एशिया में 4-5वें नंबर पे है। अगर हम उसको नहीं जीत सकते तो हम ओलंपिक में कैसे जीत सकते हैं? और अख्तर का बहुत बड़ा टेस्ट होगा ये जो अजलान शाह हो रहा है। और WW की बात तब होती है जब एक टीम में 5 से 6 खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास हों, कैरी करने की उनके पावर हो, कोई फॉरवर्ड ऐसा हो जो डिफेंस में अख्तर रसूल जैसा हो, बैक पे मंजूरुल हसन, मुनव्वर जमान जैसे हों कि एक आध गेंद जाए तो वो उसको निकाल सकें। इस टीम में 2008 से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा काबिल ज़िक्र खिलाड़ी नहीं है, इंक्लूडिंग सुहेल अब्बास, जो ये बर्दाश्त कर सके, ये सस्टेन जो है लोड सस्टेन कर सके और उसको क्लियर कर सके। तो मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कितना अख्तर रसूल हवफुल है। और मेरी बात होती रहती है इनसे, ये जितने भी प्रैक्टिस करा लें। देखें इस वक्त हॉकी जो इतनी सुपर फिट लोगों के लिए हॉकी हो रही, उसमें ऑस्ट्रेलिया देखें, जर्मनी देखें, हॉलैंड देखें, स्पेन को देखें, इंग्लैंड को देखें, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना। हमारी टीम तो वैसी रेटिंग में 9वें नंबर पे है। तो अख्तर पता नहीं क्या जादू फूकेंगे इसमें कि कैसे वो उसको फाइनल खिलाएंगे। अजलान शाह के लिए टेस्ट है, अख्तर रसूल के लिए भी, इनकी सारी टीम के लिए भी। हमारी दुआ इनके साथ हैं कि अल्लाह ताला इनको कहीं ना कहीं कामयाबी ज़रूर दे, क्योंकि पाकिस्तान जब जीतता है तो उसकी एक रौनक ही अलग होती है। सभी भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो मैंने जितनी हॉकी देखी और जब आप जैसे लेजेंडरी प्लेयर और अख्तर भाई जैसे प्लेयर खेला करते थे इकट्ठे, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो जीत के साथ एक एसोसिएट की जाती थी चीज़, जिसकी जो वजह जानी जाती थी कि पाकिस्तान की अटैकिंग जो साइकोलॉजी थी कि लेफ़्ट से भी और राइट से भी आपको दोनों तरफ से पाकिस्तान की टीम अटैक करती थी और आपके सेंटर फॉरवर्ड जो हैं हमेशा से बहुत अच्छे होते थे। अब चूँकि आपके लिए कोई चीज़ काम नहीं कर रहा, अगर आप वापस उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर जा रहे हैं तो आप उससे क्यों अग्री नहीं कर रहे? अगर आप फाइट करते हुए, अटैक करते हुए हार जाएं, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि उसमें आपको थोड़ा बहुत तो चांस मिलेगा कि शायद आप अच्छा कर जाएं? आमिर, आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ जी। जो मैंने पहले ये डिस्कस कर चुका मैं कि उस वक्त जो खिलाड़ी थे वो आप कलीमुल्लाह को देखें, उससे पहले इस्लाह, फिर मंजूर जूनियर देखें, फिर लेफ्ट पे शहनाज, उसके साथ हनीफ खान बाद में, और फिर मैं, और फिर डिफेंस में अख्तर रसूल सेंटर पे थे। तो उस वक्त ये था कि 4 फॉरवर्ड ऐसे थे जो गेंद कैरी करने के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो राइट पे हो चाहे लेफ्ट पे, और दूसरी टीमें जो अंडर प्रेशर रहती थी। इस वक्त ये है कि हमारी इस फॉरवर्ड लाइन में अगर रेहान भट्ट इंक्लूड होता है और शकील अब्बासी इंक्लूड होते हैं टीम में, तो ये 2 ऐसे लड़के हैं जो गेंद को पुल कर सकते हैं। अटैकिंग हॉकी होनी चाहिए, लेकिन इस लेवल की होनी चाहिए कि उसमें डिफेंस भी अच्छा हो और अटैकर्स जो हो वो गेंद ज़ाया ना करें। आजकल मैं देख रहा हूँ कि खिलाड़ी जो हैं वो गेंद तो कैरी करते हैं और वो लोग इनको ट्रैप करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले, हॉलैंड वाले, वो रेहान भट्ट को बिल्कुल राइट कॉर्नर पे ले जाते हैं ताकि वहाँ से वो डिलीवर करे और उसको काउंटर अटैक करें उसका। तो इसमें वो खिलाड़ी जो मीडियम क्लास के हैं, जैसे भुट्टा हुए और वकास हुए, तो इनमें वो स्टैंडर्ड अभी नहीं है, वो टेम्परामेंट नहीं है, क्योंकि इनको 4 साल हो गए पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए कि वो उस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को या हॉलैंड के डच जो डिफेंडर है उसको बीट कर सकें, और अगर बीट नहीं कर सके तो फ़ौरन फॉल बैक करें और वापस आके अपनी टीम को असिस्ट करें। तो यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम जो है इन पिछले 10 सालों में कोई काबिल ज़िक्र टूर्नामेंट नहीं जीती, और ऑस्ट्रेलियन जो है, हॉलैंड वाले, जर्मनी वाले, स्पेन वाले, वो बार बार खुद रास्ता देते हैं कि आएँ हमारे हाफ में, आएँ हमारे गोल लाइन पे आएँ ताकि हम इस पे काउंटर लगाएं। अच्छा समी भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि एक तो होता है पोजेशन ऑफ बॉल, जो कि अख्तर भाई भी अक्सर बात करते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी हॉकी में, और वो एक रियल फ्लेवर है जो कि शायद हमारा भी रहा मास्टरली एक एक्ट है कि पोजेशन ऑफ द बॉल पे ही आप जो है कंट्रोल करेंगे गेम को और इवन टेम्पो को।
एक होता है कि विदाउट बॉल जो मूवमेंट्स हैं और वो जो जिसको कहते हैं कि आप इवॉल्व करते हैं और विंग से भी इवॉल्व करते हैं, उस पर अगर थोड़ा सा डायलेट करें कि वो क्या वो कॉन्सेप्ट अब पाकिस्तान की हॉकी टीम में आपको नज़र आता है जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में भी देखते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा, एक है विद बॉल, एक है ऑफ द बॉल मूवमेंट। ऑफ द बॉल मूवमेंट भी बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें ये है कि आप डिफेंस को कंफ्यूज करते हैं कि सेंटर फॉरवर्ड स्ट्रेट जाते जाते लेफ्ट पे होता है, लेकिन गेंद उसने राइट पे लेनी होती है, वो सिर्फ उसको डाइवर्ट करता है टेंशन। ये दोनों बिल्कुल पोजेशन, जो अभी जितने भी यूरोपियन खिलाड़ी हैं वो सिर्फ पोजेशन पे ही जीत रहे हैं और वो इतनी कैलकुलेटेड अटैक करते हैं कि आप हैरान हो कि वो 5 मिनट गेंद को दाएं बाएं घुमाते रहते हैं और फिर उनको पता है कि उनका राइट विंग यहाँ पे ठहरा हुआ, वहीं उसको एक स्ट्रोक देते हैं और उसकी क्रॉस से गोल होता है, जो हमारे खिलाड़ी तैयार नहीं होते। क्योंकि आजकल की हॉकी में गोलकीपर के अलावा जो लास्ट अफेंडर है उसको कवर करना भी बड़ा ज़रूरी है, जो कि हमारी टीम में अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है। और जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ी में रिटेन करने की पावर नहीं है हमारे में। अगर पोजीशन होगी तो डेफिनेट हम अच्छा खेलेंगे, लेकिन वो बड़े सीजन खिलाड़ी चाहिए, जैसे रेहान भट्ट है, शकील अब्बासी है। और मुझे मिडिल डिफेंस में कोई इतना अच्छा नहीं लगा खिलाड़ी, जो इतना अच्छा नहीं है जो गेंद रिटेन कर सके। जैसे वसीम था, आज से 5-6 साल पहले वो गेंद रिटेन करते थे और अपने पास पोजीशन रखते थे। तो ये सब चीज़ें देखने वाली। 1.5 महीने में प्रैक्टिकली आपके पास अगला महीना है, उसके बाद तो आपने फाइनल प्रिपरेशन के लिए चले जाना है और जुलाई के एंड में आपकी ओलंपिक गेम्स होगी। और दूसरी जो टीमें हैं उन्होंने 2010 में चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी और वर्ल्ड कप जो हुआ था मलेशिया में, उसकी टीमें उन्होंने फाइनल कर ली। और जो लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में हुई थी उसमें आप उनकी परफॉर्मेंस देखें और अख्तर रसूल ध्यान से वो केसेस देखें, वो वीडियोस देखें कि उनका क्या शूट ऑफ द बॉल मूवमेंट कितनी है, विद द बॉल कितनी है और उनके पेनल्टी कॉर्नर कितने अच्छे हैं, उनकी गोल कीपिंग कितनी अच्छी। तो आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इन 2 सालों में और कहाँ चले गए। और हम अभी तक अपनी टीम को तैयार नहीं कर सके। अभी तक कन्वीन है कि IIFA इन खिलाड़ियों को जिन पे बैन लगाया या जिनको ना खेलने की इजाज़त है ओलंपिक गेम्स, इमेच्योर होने की वजह से प्रोफेशनल IPL खेल के आ गया वो, ये भी लेकिन उनको डिसाइड करना है। अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाए। सब लोग मलेशिया में मौजूद हैं। एक मामूली सा टूर्नामेंट था, वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट नहीं था, ओलंपिक गेम भी बड़ी ज़रूरी थी। और यहीं बैठ के वो डिसाइड करते, अक्सर को असिस्ट कराते, इन खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस करते और बताते, FIH को इंटीमेट करते। तो ये सब चीज़ें करने वाली हैं। पूरी दुनिया इस वक्त सब टीमें तैयार करके फाइनल फेज में, और हम अभी तक रास्ते में। मेरे ख्याल में अख्तर रसूल भी एग्री करेगा कि अख्तर रसूल को खुद पता नहीं है कि इसकी 18 की टीम या 16 की टीम आइंदा चंद दिनों में क्या हो। करना चाहता हूँ, आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस वक्त जो है पॉइंट्स रेज किए हैं कि तैयारी में यहाँ पे कमी है, वहाँ पे कमी है। अभी जो अजलान शाह टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें अर्जेंटीना भी है, न्यूजीलैंड भी है, इंडिया भी है, मलेशिया भी है, कोरिया भी है, इस टूर्नामेंट को हम किस तरह यूज़ करें? आपका सजेशन क्या होगा कि जो हमारी थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ हैं इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए? हार जीत को पीछे रख के हमें क्या क्या करना चाहिए इस टूर्नामेंट में कि हम ओलंपिक्स के लिए थोड़ा सा बेहतर इक्विप होकर जाएं? देखिए आमिर, एक तो ये जो जैसे 6 खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं, उनको इतने मैचेस मिले, एक वो एक्सपीरियंस उनको हो गया। वो उम्मीद है उनमें से 6 नहीं तो 5 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे, हो सकता है 6 के 6 आ जाएं। प्लस जो हमारे खिलाड़ी साथ जाएंगे, ये पुराने खिलाड़ी, इन सबको मिल के ये बिल्कुल है भी ओलंपिक वार्म टूर्नामेंट है जिसमें सब टीमें, ख़ास तौर पे जो 6 से नीचे की टीमें हैं रेटिंग में, वो अपना अपना टेस्ट करने के लिए आ रही हैं कि हमारी टीम की स्ट्रेंथ क्या है। तो अख्तर रसूल और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मेरा तो यही मशवरा है कि वो खिलाड़ियों को ये ना देखे कि हमने 6ठे नंबर पे आना है, वो पहले 3 को टारगेट बनाए कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ज़रूर आना है। अगर ओलंपिक में उन्होंने पहले 4 में आना है तो उसी पे वो काम करें। और ये जो 8 खिलाड़ी 6 खिलाड़ी पहले मौजूद हैं और 4-5 खिलाड़ी जो नए आएंगे, इनको हर मैच में रोटेट करके खिलाएं। ये ना देखें कि हमने सारे मैच जीतने, लेकिन ये ज़रूर देखें कि 7 मैचेस में से हमने 4 मैचेस तो डेफिनेटली जीतने हैं और एक आध मैच हमने ड्रॉ करना है, ताकि हम पहले 4 में और उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे मैंने कहा, उसमें आ सकें। उसमें पेनल्टी कॉर्नर हमारा अल्लाह करे कि सुहेल अब्बास कुछ कर सकें, गोलकीपर हमारे कुछ कर सकें, और मिडिल डिफेंस ख़ास तौर पे जो इस वक्त पाकिस्तान टीम की है पिछले 5 से 6 सालों में वो वीकेस्ट एवर है मेरे लिहाज से। अल्लाह करे कि वो बेहतर खेलें इस टूर्नामेंट में, उस पर बड़ा ध्यान देना होगा अख्तर रसूल को। और इस वक्त पाकिस्तान टीम में कोई विंगर नहीं है, दोनों विंगर जो हैं वो इतने आउटस्टैंडिंग नहीं हैं, एवरेज हैं, उनसे काम लेना होगा। और फिर न्यूजीलैंड को, अर्जेंटीना को और मलेशिया को और भारत को और कोरिया को
इन 5-6 टीमों में से 4 मैच जीतने की स्ट्रेटेजी अभी से घर से बना के जाए, वहाँ इनको इतना मौका नहीं मिलेगा। एक तो ह्यूमिड क्लाइमेट है और दूसरा जैसे वो टीमें पूरी तैयारी में है, तो ये सब देख के आमिर इनको जाना की तरफ जाऊंगा। और अख्तर भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी समीउल्लाह साहब ने ये पॉइंट रेज किया कि आपको भी नहीं पता कि कौन सी फाइनल 11 होगी, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि जो प्लेयर्स अभी बैन सर्व कर रहे हैं क्या उनको वापस लेके आना है या नहीं आना, अभी भी सारे ये पेंडिंग है। तो आपके लिए कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि आप उन लड़कियों के ऊपर मेहनत कर रहे हो जिनका के ऊपर ख्याल हो कि शायद ये जाके आगे काम आए पाकिस्तान के, और सडनली डिसीजन आए और वो जो प्लेयर जिनको आपने बाहर बिठाया हुआ है, बैन सर्व कर रहे हैं, उनको अंदर लाना पड़ जाए, तो आप उसके ऊपर अफसोस करेंगे या यू विल बी हैप्पी? देखें जी, जो समीउल्लाह ने बात कही है उसकी, वो एक सीजनड और पुराने खिलाड़ी हैं उसको, और हमेशा अच्छी एडवाइस करते हैं। उनकी तमाम एडवाइसेस को मैंने बड़े गौर से सुना है और इंशाल्लाह हम जो अच्छी बातें हैं उसके ऊपर पूरा अमल करेंगे। जहाँ तक ये तल्लक है कि एक प्रेसिडेंट को कोच नहीं होना चाहिए था, तो जब प्रेसिडेंट आदमी होता है ना तो उसके बस में कुछ चीज़ें हर्डल होती हैं। अगर हॉकी की या किसी खेल की उमंग हो कि ये यहाँ कुछ हसरत रह गई है, तो वो बतौर प्रेसिडेंट उसके आगे एक मैनेजर है, उसके आगे एक कोच है, वो इन हर्डल्स को क्रॉस नहीं कर सकता। तो दिल में अगर रह जाती है तो ग्राउंड की जो एक्टिविटी है वो एक कोच से बेहतर कोई और अदा नहीं कर सकता। लिहाजा वो एक्टिविटी जो है उस हसरत को पूरा करने जो दिल में कि मैं अगर इसलाह की जगह मैं मैनेजर होता या समी की जगह मैं कोच होता तो ये एक्शन करता, अब वो मैं एक्शन ग्राउंड के ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने 43 साल से पाकिस्तान की हॉकी से सीखी है, खेल के अंदर भी और खेल के बाहर भी। और मैं अपनी अना को नहीं, मुझे इस वक्त अपने वतन की अना को देखना है, अपने वतन की अजमत को देखना है। और इस स्टेज के ऊपर जबकि टीम जो है वो आपकी ओलंपिक्स पे जा रही है और उसको एक बड़े नाम की समीउल्लाह साहब काम नहीं करना चाहते, कोई और बड़ा नाम इस वक्त आना नहीं चाहता, तो उस स्टेज के ऊपर क्या अगर शनाज टीम में नहीं है, क्या समीउल्लाह नहीं खेल रहा, क्या हसन सदार नहीं है, तो इन लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दें क्या? हम पाकिस्तान को फिर किसके हवाले कर दें? तो फिर किसी जिम्मेदार बंदे ने इस जिम्मेदारी को पूरा उठाना है। तो लिहाजा मेरे नज़दीक पाकिस्तान पहले है, बाकी अपनी अना का कोई मसला नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो समी का ख्याल है कि वो जो प्लेयर्स हैं जो चले गए हैं, समीउल्लाह को भी पता है और समीउल्लाह ये जानते हैं, बल्कि तमाम प्लेयर वो जानते हैं कि कुछ प्लेयर जो इस वक्त बाहर भी हैं वो अपनी इनिंग अच्छे तरीके से खेल चुके। अब हमें आगे को देखना है, अब हमें ओलंपिक गेम भी सामने है, उसके बाद की भी टीम को बनाना है। अब हमें आगे देखना है, हमें पीछे मुड़ के देखकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। और वो कह रहे हैं 11 मेरे जहन में 24 घंटे हॉकी होती है, मैं उठते बैठते सोचते खाते पीते सिर्फ हॉकी को डिस्कस कर रहा हूँ। आपने देखा कि जिस दिन से मुझे हॉकी में ये जिम्मेदारी मिली है, मैंने सियासत के ऊपर गुफ्तगू बंद कर दी है, मैंने सियासी एक्टिविटी ख़त्म कर दी है, मैंने अपने कारोबार को खैर आबाद कह दिया है, कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ कंसंट्रेट कर रहा हूँ अपने इन बच्चों के ऊपर। और फिक्र वाली बात नहीं है, अज़म मेरे वो मैंने 313 मुजाहिदों की तरह उनकी सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए अपनी इस टीम को लेकर चलना है। और इंशाल्लाह मोटिवेटेड है ये लोग, इंशाल्लाह स्पिरिट से कौमें जीतती हैं, बड़े नामों से नहीं। बड़े नाम 54 के 52 के वो इतने बड़े नाम थे कि उनके सामने दुनिया खड़ी नहीं होती थी, लेकिन जीते नहीं थे कभी। और आपकी जो 82 की टीम थी उसने हर टीम को 2 गोल के ज़्यादा मार्जिन से हराया था। हालांकि समीउल्लाह साहब की बैक पे उस पर प्रॉब्लम भी था, हमने इनकी टूटी कमर के साथ वो वर्ल्ड कप हर टीम को 2-2 गोल के ज़्यादा मार्जिन से ये जीत कर खुद आए हैं। तो लिहाजा स्पिरिट थी इनमें, वो हम जीत कर आए। इसलिए आज भी उसी
स्पिरिट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं समीउल्लाह साहब की एडवाइस को और दूसरों को खैर मकदम करता हूँ, और इंशाल्लाह ये सारी बातें अपने जहन में रख के टूर्नामेंट में हिस्सा लूँगा। मैं मेहनत करूँगा, मैं एफर्ट करूँगा। 11 खिलाड़ियों की टीम नहीं होती, आज के दौर में 16 खिलाड़ियों की टीम है, और वो आपकी अपॉर्चुनिटी है। आपने एनर्जी जो है वो अपने जो लेवल है एनर्जी का, उसमें हर वक्त उसको बूस्ट अप रखना है, और वो जो 70 मिनट का प्ले है उसको अपने पहले मिनट की तरह फिनिश करना है। तो लिहाजा वो 16 प्लेयर जो है वो अप एंड डाउन काम करते रहेंगे, और इंशाल्लाह मैं इस टीम से बहुत अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता करके मैंने रखी हैं। और मैं खिलाड़ियों के चेहरों को देख रहा हूँ, मैं उनके अंदर छुपी हुई उस गैरत को देख रहा हूँ, ये मैं फील कर रहा हूँ। मैं एक मुझे मेरी ज़िंदगी गुजरी है वो लोगों से वोट मांगने की भी गुजरी है। मुझे पता होता है किसने मुझे वोट देना है और किसने वोट नहीं देना। मुझे पता है अपने खिलाड़ियों का कि अब ये डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। इनके चेहरों में और इनके दिल में अब खेलने की तमन्ना और गुस्सा भी है अपनी हार जो इन्होंने पिछले कई सालों से बर्दाश्त किया है, अब जीतने की तमन्ना इनके दिल में मौजूद है। इंशाल्लाह हम अपनी कौम को बेहतर से बेहतर रिजल्ट देंगे। अख्तर भाई, आपको मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप एक तो एडवोकेसी कर रहे हैं और साथ भड़ास भी निकाल रहे हैं, अच्छा, अभी आपकी तरफ दोबारा आएंगे। इस वक्त हमने एक लेनी है जी ब्रेक, और मैं ज़रा समी भाई भी जो मैं उनकी स्माइल्स देख रहा था अभी, उनसे भी मैंने ज़रा दो हाथ करने। ब्रेक पे जाने से पहले हॉकी की कंट्रोवर्सी एक तरफ, पीपीएल की कंट्रोवर्सी एक तरफ, एक बहुत बड़ा मसला हो गया इसके। हमारा जी जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक हो गया था, या किसी के पास पासवर्ड था, कोई इंतहाई नामकूल किस्म का इंसान, कोई बदअखलाक इंसान, जिसने हमारा ट्विटर अकाउंट जो है वो फारिग कर दिया। पहले Twitter/sports PTV पे आप हमसे कांटेक्ट करते थे, इसको थोड़ा सा चेंज किया है, मजबूरन चेंज किया है। वो अब होगा जी Twitter/sport SPORT, यानी कि एस नहीं आपने डालना, स्पोर्ट PTV। सो अब मेरा ख्याल है कि आपसे हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो जाएगा। फेसबुक जो है वो भी फारिग कर दी गई थी, उसको हमने किसी तरह रिट्रीव कर लिया है। सो इट रिमेन्स द सेम PTVC स्पोर्ट्स, यानी कि Facebook/PTVC स्पोर्ट्स। तो आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, चाय का कप एंजॉय करें। मुझे वैसे लग रहा है लाहौर और कराची ठंडे ग्लास के पानी भेजना पड़ेगा। बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड टू PTV स्पोर्ट्स, विल बी राइट बैक।
न्यूजीलैंड के साबिक ऑलराउंडर मैथ्यू हार्ट का आज यौम पैदाइश है। वो 16 मई 1972 को न्यूजीलैंड के शहर हैमिल्टन में पैदा हुए। 17 फरवरी 1994 को पाकिस्तान के खिलाफ वेलिंगटन में टेस्ट डेब्यू किया। इस मैच में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से क्रिकेट शायकीन को बहुत मुतासिर किया। इंजरीज की वजह से उनका इंटरनेशनल करियर सिर्फ 8 साल तक मुश्तमिल है। मैथ्यू हार्ट ने 14 टेस्ट मैचेस में 17.65 की औसत से 353 रन बनाए और 29 विकेटें भी हासिल की। किसी भी इनिंग्स में 77 रन देकर 5 खिलाड़ी उनकी बेहतरीन बॉलिंग है, जबकि वनडे के 13 मैचों में 13 विकेटें हासिल की, जिसमें 22 रन देकर 5 खिलाड़ी उनकी बेहतरीन बॉलिंग है। अर्जेंटाइन के साबिक टेनिस स्टार गैब्रिएला सैबाटिनी का आज यौम पैदाइश है। 16 मई 1970 को अर्जेंटीना में पैदा होने वाली इस टेनिस स्टार ने 16 साल तक टेनिस के मैदान में हुक्मरानी की। अपने करियर में 27 सिंगल टाइटल और 14 डबल टाइटल अपने नाम किए, जिसमें यूएस सिंगल और विंबलडन ग्रैंड स्लैम जैसे टूर्नामेंट भी शामिल हैं। जबकि 1988 के सोल ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब हुई। 1988 और 1994 की WTA टूर चैंपियनशिप की भी वो फातेह रही। गैब्रिएला सैबाटिनी की टेनिस की खिदमात का इतराफ करते हुए उनको 2006 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले बॉक्सर रैंडी टर्पन का आज यौम वफात है। वो 1940 से 1950 तक यूरोप के बेहतरीन बॉक्सिंग खिलाड़ी समझे जाते थे। अपने प्रोफेशनल करियर में उन्होंने मजमूई तौर पर 75 मुकाबलों में हिस्सा लिया और 66 में कामयाबी हासिल की। रैंडी टर्पन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम में भी सोने के तमगे हासिल किए। दुनिया के इस मायानाज बॉक्सर को 2001 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर्कल। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपने अगर हमें फेसबुक पे कोई मैसेज भेजना है तो facebook.com/ptvc sports, और ट्विटर का आज हमने नया अकाउंट बनाया है, हैक हो गया था, क्या करते twitter.com/sportptv, यानी कि SPORT हो गया है जी, इट्स नॉट स्पोर्ट्स PTV। सो आई विल बी वेटिंग एंक्शसली। एक चीज़ जो मुझे आज की जो भी ये जो आधा पौना घंटा हमने अपने चैंपियन प्लेयर्स, मतलब अख्तर रसूल, बल्कि मैं एक चीज़ गलत कह गया, 3 वर्ल्ड कप में टीमों में पाकिस्तान शामिल नहीं थे, 4 वर्ल्ड कप में 1975 ही वाज आल्सो विद द पाकिस्तान टीम। समीउल्लाह ने भी 4 वर्ल्ड कप खेले, शहबाज अहमद सीनियर ने भी 4 वर्ल्ड कप खेले। सो जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आई वो मुझे ऐसे लग रहा है ओलंपियंस वर्सेस मैनेजमेंट। हालांकि अख्तर साहब खुद भी बहुत बड़े ओलंपियन रहे, समी भाई की अपनी रिजर्वेशंस हैं, उनका एक अपना माइंड सेट है। एक चीज़ नज़र आ रही है कि चैलेंज शायद किया है, जो मैं उनसे डायरेक्ट पूछूंगा, अख्तर साहब ने भी। सो इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान हॉकी एक डिमोरलाइज्ड स्टेट में है, और पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा जो कल था वो अब आपको नज़र नहीं आता। बड़े नाम हो या ना हो, फैक्ट इज़ कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंगस्टर भी जो है वो नज़र हमें नहीं आ रहा है। सो अगर हम थोड़ा सा, बिकॉज एक कहना चाहिए एक रिदम को अटेन करने के लिए 1984 जो लास्ट टाइम हमने ओलंपिक्स में कामयाबी हासिल की थी, उसके फ्लैशेस देखते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू समी भाई इन कराची। मुश्ताक खुद गेंद को लेकर आगे बढ़े, और गोल। हसन सरदार पाकिस्तान की तरफ से गोल बराबर करने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान 1, मगरबी जर्मनी 1। पाकिस्तान 1, मगरबी जर्मनी 1 गोल से मुकाबला बराबर है। अच्छा कॉम्बिनेशन, कलीमुल्लाह जी के अंदर आए, और ये पेनल्टी कॉर्नर। और गोल। पाकिस्तान की तरफ से कलीमुल्लाह गोल करने में कामयाब हो गए हैं, और ये तमाशाई है। और पाकिस्तान की टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के फाइनल में मगरबी जर्मनी की टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया है। पाकिस्तान का नेशनल एंथम लॉस एंजलिस अमेरिका में, और पाकिस्तान जो है वो पोडियम पे नंबर 1। सो दैट वाज द लास्ट कहना चाहिए फ्लैश ऑफ द ग्लोरी। 1994 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान ज़रूर जीते, लेकिन ओलंपिक्स 1984 के बाद अब तक पाकिस्तान की खातिर कामयाबी हासिल नहीं कर सका। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, समी भाई, अच्छा इस वक्त शायद समीउल्लाह का कोई ऑडियो का मसला आ रहा है। सो आमिर सुहेल, 1984 पाकिस्तान जीता, और हमने देखा पेनल्टी कॉर्नर पे एक तो गोल हुआ, फिर दूसरा भी पेनल्टी कॉर्नर ही पे आगे फिनिश जो किया गया। सो पाकिस्तान बीट जर्मनी, एक फॉर्मिडेबल टीम थी। हसन सरदार ने इसी टूर्नामेंट में वो क्विकेस्ट गोल भी किया था, और 6-7 गोल करना कभी दैट वाज द रूटीन। Where did we lose it? What I personally feel, जो आपको मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो मेरी समझ है वो ये है कि जब आप एक बहुत ज़्यादा जीतना शुरू हो जाते हैं तो सैचुरेट हो जाते हैं।
तो वो जो सैचुरेशन है जिसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ हुआ कि आप जीत ही जा रहे हैं और कोई मैच ही नहीं है, कोई आपके साथ कंपैटिबल ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो डू यू थिंक कि आपको वर्स्ट का सोचना चाहिए या बस अब हाई एंड हाई होते हैं? नहीं, सोचना तो बिल्कुल चाहिए वर्स्ट का। उसमें डॉक्टर साहब अमूमन ये होता है कि आप जीत के नशे में इतने ज़्यादा धुत हो जाते हैं कि आप जो है वो फ्यूचर के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। आप हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। आपने देखा अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के ऊपर भी सैचुरेशन पॉइंट आया, वही वो मेथड अपनाए जा रहे थे इतना लंबा जीतने के बाद, लेकिन इवेंचुअली उनको भी अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ा। पूरा उन्होंने एक पैनल बिठाया, पैनल बिठा के उन्होंने रिकमेंडेशंस मांगी, चेंजेस लेके आए, अपने सिस्टम में चेंजेस लेके आए और दोबारा से उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और वही जो आपने क्वेश्चन किया है कि जब आप जीत के नशे में धुत हो जाएंगे तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस तो टोटली ख़त्म होगा। और यही बाकी पाकिस्तान को जो है वो बहुत उसने बैडली हिट किया। अच्छा, आप समझते हैं कि सिर्फ यही एक फैक्टर है या हॉकी इंटरनेशनल जब चेंज हुई और जब चेंज की गई जिसमें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उसका भी बहुत अमल दखल रहा, ऑस्ट्रो ट्रफ्स थी, विस्टे ख़त्म हो गई, फिर हॉकी की जो रॉ मटेरियल में फ़र्क आ गया, फिर वो डायनामिक्स आना शुरू हो गए वो जिसने। सो व्हाट डू यू थिंक कि हमने शायद उसको मैच नहीं किया, हम पीछे रह गए, हमारी एपैथी भी थी? आई थिंक उसमें काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट आते हैं। कुछ इन्वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, कुछ और चीज़ें होंगी, प्लस देखें जो कंटेम्प्रेरी चेंजेस हुई थी उसमें जो सबसे बड़ा जो था कि आप जो है टीम्स हैं एशिया की उनको आपने पीछे किस तरह छोड़ना है। उसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वाला उन्होंने चक्कर डाला और गेम में चेंजेस की, रूल्स और जो है फार्मूलाज चेंज किए। उनको ये पता था कि ये गरीब मुल्क हैं, ओके, और इनके लिए ये ऑस्ट्रोटर्फ आम करना बड़ा मुश्किल होगा। उसमें होता यह है कि जब इस तरह की इनोवेशन होती है, जो आपके कर्ता धर्ता होते हैं वो क्या कहते हैं, कोई ऑस्ट्रोटर्फ बनाने वाली कोई कंपनी है उसको पाकिस्तान लाने की कोशिश करते हैं आप कि आप पाकिस्तान में आके मैन्युफैक्चरिंग करें, उसमें आप बिजनेस भी करें, आपको रिबेट मिलेगा, आप जो कमाएंगे उसका 30% जो है वो आपने एज स्पॉन्सरशिप है इस मुल्क में देना। वो वाली चीज़ नहीं की। अब बाकी मुल्कों में जब आपको ऑस्ट्रोटर्फ्स नज़र आती हैं वो इस तरह नहीं लगेंगे। बात कर कहूँगा कोई रोल तो के लिए कोई प्रोग्राम डेवलपमेंट कैसे और कोई रोल तो के लिए कोई प्रोग्राम डेवलपमेंट कैसे और कैसे मेथडाइज किया जाएगा, मैकेनाइज हम कैसे करेंगे, वो ये भी कह रहे थे कि मतलब आप खुद तो करें ना, आप आते नहीं, आप क्रिटिसिज्म करते या तो आप तीली लगा रहे हैं यार आप खुद मतलब क्रिटिसिज्म करी जाते। एक उन्होंने ये कहा, दूसरा उन्होंने एक और चीज आपकी बड़ी इनडायरेक्टली रिबट की। उन्होंने कहा जी मैं सियासतदान रहा हूँ, जिस वक्त मैं किसी से हाथ में लाता था ना तो मुझे पता लग जाता था ये आदमी मुझे वोट देगा या नहीं देगा। तो मुझे पाकिस्तान के इन प्लेयर्स में वो चमक नजर आई है तो मैं कमिट कर रहा हूँ ना कि भाई हम कुछ कर ही डालेंगे। अब आप जरा जवाब दे दें। तो देखें आमिर, सबसे पहले तो मैं आमिर की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। 84 के बाद जो पाकिस्तान का टीम की खराबी आई उसमें 7 कप्तान चेंज हुए विद इन कपल ऑफ ईयर्स, और उसके बाद हमने तैयारी नहीं की और पाकिस्तान हॉकी को सिर्फ उन्होंने पीआई कोड तक महदूद कर दिया। जो खिलाड़ी पाकिस्तान पीआई कोड में खेलता था वो पाकिस्तान टीम में होता था, जिसमें बहुत सारे लोग आए और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्ड ख़राब होता गया।
दूसरा, जैसे हम कहते हैं कि पहले पाकिस्तान की टीम एशिया में नंबर 1 थी, तो पूरी दुनिया में पहले 4 में थी। जब पाकिस्तान की टीम एकदम नीचे गई, एशिया में दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे आना शुरू हुई, तो ऑटोमेटिकली आप रेटिंग लगा लें कि वो दुनिया में किस तरीके से जाएगी। ये तो आमिर सुहेल की टेक्निकल बातों की मैं जवाब दे रहा हूँ, जो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात की, उसको मैंने आगे बढ़ाया। दूसरा, अख्तर रसूल जो है वो एक पॉलिटिकल आदमी, उसने बड़ी अच्छी तकरीर की माशाल्लाह। उन्होंने सहाबा का भी ले लिया, जंगजुओं का 1313 के ले लिया, बिल्कुल अच्छी बात। और वो ये भी कहते हैं कि जी जैसे हाथ मिलाता तो मुझे पता है वोट देना नहीं देना। वो एक इलेक्शन इसने जीता, हम इसके साथ गए, हमने इसलिए तकरीरें की, एक रिला था, माशाल्लाह जीता। हमें खुशी हुई कि फाइनेंस मिनिस्टर बना पंजाब का, और आइंदा भी अल्लाह करे बने, हम साथ रहेंगे। लेकिन इसकी इस वक्त असेसमेंट जो है इतनी गलत है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अगर इज़्ज़त के साथ किसी को बुलाए, अख्तर रसूल को उन्होंने 3 साल तो बाहर रखा। अख्तर रसूल को पता ही कुछ नहीं कि हो क्या रहा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, कभी उसको इस कमेटी में, कभी मेरे भाई को इस कमेटी में। तो कैसे वो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैंने जो क्रिटिसाइज़ किया इसको, बिल्कुल ठीक है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। और आप नीचे आ जाएँ इनके कहने पर, आसिफ बाजवा जो है वो 2010 के वर्ल्ड कप में मैनेजर बन के गया कि टीम बहुत अच्छी है और इंडिया में हो रहा है, इन्वायरमेंट हमारे साथ के हैं, होम ग्राउंड मिलेगा मतलब सिमिलर मिलेगा तो शायद दी जाए। 12वें नंबर पे आई टीम, वो भाग गया, उसने अख्तर रसूल को आगे कर दिया। भाई ने कहा कि मेरी गर्दन हाजिर है, और अल्लाह करे इसमें भी ये हो सकता है, हमारी दुआएं इसके साथ हैं। हमने जो बातें की वो बिल्कुल इंडिविजुअल मैंने बात नहीं की, सिवाय इसकी जो भी मैंने की, हमने एज ए टीम की कि टीम में वो पोटेंशियल नहीं है। 84 ओलंपिक जो ग्लिम्पसेस आपने देखे, अगर एक टूर्नामेंट, एक मैच जो है, अगर हॉलैंड को कीनिया ना हराता तो शायद पाकिस्तान 7वें नंबर पे होता। तो उसकी हराने की वजह से, कम एवरेज की वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में आया। पोटेंशियल था तो वो फाइनल भी जीता। अगर पोटेंशियली टीम में ना हो और इस किस्म के मौजूदात होते रहे, 71 का अख्तर रसूल वहाँ पे था, मैं भी वहाँ था एज ऑब्जर्वर, ये तो खैर टीम में थे। अगर हॉलैंड को जापान ड्रॉ ना करे या 1 गोल से ना जीते तो पाकिस्तान की टीम फाइनल नहीं खेलती। लेकिन जब पाकिस्तान टीम को एक चांस मिला तो पाकिस्तान टीम में पोटेंशियल तो था कि उसमें शहनाज भी थे, असद मलिक भी थे, जहांगीर भट्ट भी थे, तनवीर डार भी थे, अख्तरुल इस्लाम भी थे, मुनव्वर जमां भी नए थे, अख्तर खुद था उसमें, तो खिलाड़ी सईद अनवर थे, फजलुर रहमान थे। तो पोटेंशियल होना बड़ा ज़रूरी है। और फिर खेल जो है, मैं बताऊँ, FIH ने कोई ख़ास कॉन्स्पिरेसी नहीं की। अभी ब्लू टर्फ है, वो 1.5 साल से इसको कह रहे हैं पूरी दुनिया को, जी हम ब्लू टर्फ लाने लगे हैं टीवी की वजह से। चाहे वो ठीक है आमिर की बात कि वो एक माफिया हो जिसको पैटर्नेज देना चाहता हो, लेकिन उन्होंने 1.5 साल पहले शोर मचाना शुरू किया, जी हम चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, आप भी तब्दील कर लें। या तो पूरी एशिया को उस वक्त रजिस्ट करना चाहिए था कि जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या अगर अफोर्ड मतलब ये ओलंपिक होना ही है तो फ़ौरन इसको अरेंजमेंट करते। अभी तक टर्फ नहीं लगी। अख्तर रसूल खुद वहीं कैपिटल में बैठे हैं पंजाब के, इनके खुद के ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो सदर हैं उनके ताल्लुकात अपने हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ। तो ये सब चीज़ें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वो 1.5-2 साल पहले एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दी है कि आप ये चीज़ कर लें, अगर ये कर सकते तो हमें बताएं, फीडबैक दें। अगर हम फीडबैक के लिए तैयार नहीं हैं, हमने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किए, एक्सपीरियंस नहीं किए, तो फिर यही हाल होगा जो पाकिस्तान के इस वक्त है। और फिर मैं डॉक्टर साहब की बात को भी जवाब देता चलूँ। देखें, ओलंपियन जितने भी हैं वो इस वक्त भी तैयार हैं आने के लिए इस ओलंपिक के बाद, बशर्ते कि कोई सीनियर आदमी जो है, अख्तर रसूल खुद प्रेसिडेंट बन जाए, ये मुझे कॉल करे कि मैं आओ जी टीम से मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। एक मोस्ट जूनियर आदमी और डिसिप्लिन भी ना हो, कोई बड़ा एसेंशियल था सुना है, क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी ना देते तो आगे उनकी रेटिंग्स जो हैं वो ख़तरे में पड़ जाती। अब वो 6 प्लेयर्स जो हैं वो आप रिटेन कर रहे हैं पाकिस्तान सीनियर टीम के साथ, आप इन लोगों के साथ जो हार के आए हैं कंटिन्यू करना चाहेंगे, या ये जो स्टार प्लेयर जो हमारी स्टार कास्ट है जो कि अभी डिसिप्लिन पे बाहर हुई है, उनको आप दोबारा बुलाना चाहेंगे? एक तो ये, इसी को अगर मैं डवटेल करूं, जब आपने ये सीनियर प्लेयर्स वहाँ पे भेज दिए, पाकिस्तान में आपने कैंप लगाया हुआ था यहाँ पे, तो वो कैसे जेल इन होंगे, कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? वो तो यहाँ पे थे ही नहीं जब आप के आंख के नीचे जो है ये सारी ट्रेनिंग हो रही थी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट बात की है, लेकिन आपकी इस बात का जवाब देने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 73 का वर्ल्ड कप था उसमें भी मैं सेलेक्ट होके गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप से 2 रोज़ पहले मेरी टांग टूट गई थी खेलते हुए, तो फिर मैं वापस आ गया था। तो 5 वर्ल्ड कप की मेरी सिलेक्शन हुई, 4 में मैं खेला हूँ, 3 गोल्ड लिए हैं
और एक सिल्वर लिया है मैंने। और वो जो सिल्वर भी था वो डिस्प्यूटेड गोल, आज तक पाकिस्तान की हॉकी में 75 के वर्ल्ड कप का आप हॉकी हिस्ट्री पढ़े तो उसका इंडिया का डिस्प्यूटेड गोल था, जिसे आज भी विजय नाथन जो है वो खुद भी अफसोस करता है। लेकिन बार कैफ वो एक हिस्ट्री है। तो जहाँ तक आपकी ये बात जो आपने बड़ी इम्पोर्टेंट कही है कि जो खिलाड़ी जूनियर के इस वक्त मलेशिया में मौजूद हैं वो उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों के साथ, सीनियर टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं की, ये बात दुरुस्त है। ये पहले 4-5 खिलाड़ी उनमें से ऐसे हैं जो पहले ही ऑलरेडी इस टीम में थे और जूनियर होने के नाते से वो जूनियर टीम में क्वालिफाई करते थे, इसलिए वहाँ जाकर खेले और उसका फ़ायदा भी हुआ और टीम फाइनल भी खेली। और इनकरेज करना चाहिए जूनियर्स को, जब कौमें दबती हैं तो उनके खिलाड़ियों को एक मोटिवेशन के तौर पर कीप इट अप कहा जाता है और वेल डन कहा जाता है, इसलिए कि ताकि अगले मैच में वो थोड़ा सा मासूम दिल होते हैं, इनको अपलिफ्ट किया जाता है। तो जूनियर्स ने अपना एक बेहतरीन रोल अदा किया, राना मुजाहिद ने एफर्ट किया, बाकी टीम की अब जो 6 खिलाड़ी जो हैं हमें मिलेंगे, हमने इनको खुद वहाँ रोक दिया है कि बजाय के वहाँ से इधर आते फिर उधर हम चले जाते, हम 18 को जा रहे हैं तो हमारे पास 19, 20, 21, 22, 23 ये 4-5 दिन जो होंगे वो इनके साथ हम मिलेंगे। लेकिन जो फर्स्ट 11 जो जिसने हमें स्टार्ट करना है, जिससे हमें टूर्नामेंट शुरू करना है, वो फर्स्ट 11 हमारे पास इधर ही मौजूद थी। ये वो खिलाड़ी होंगे जो 16 प्लेयर के तौर पर जो टीम में शामिल होंगे और इनके साथ साथ चेंजेस जो हैं वो आएंगी। बाकी अब आगे जाके मौका मिलेगा। हमारे पास दूसरा जो प्रॉब्लम था कि अभी जब से मैंने टेक ओवर किया है हॉकी की एक्टिविटी को, तो उस वक्त से लेकर अब तक कोई मैच प्रैक्टिस नहीं मिली। एक इंडिया आ रहा था, वो भी आपको पता है पिछले दिनों उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया, किसी वजह से वो नहीं आए। तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन नहीं थी कि कोई मैच हमारे पास। अभी हम यूरोप टूर भी इसलिए करना चाह रहे हैं कि हमारे यूरोप ओलंपिक गेम से पहले जो हमारा फोकस है, जो हमारा टारगेट है ओलंपिक गेम से जाने से पहले को 15-20 मैचेस इंटरनेशनल इस टीम को इकट्ठे मिल जाएं, ताकि एक मैच कम्बिनेशन जो है वो भी हम ट्राई आउट कर सकें और बन सके। तो ये जो एक हमारे अजलान के मैचेस हैं और फिर उसके बाद यूरोप टूर है जिसमें 2 मैचेस जर्मनी के साथ है, एक बेल्जियम के साथ है, एक हॉलैंड के साथ है। तो फिर जब हम जाएंगे ओलंपिक्स के ऊपर तो 12 जुलाई को हमने चले जाना है कैनिंग, और वहाँ भी हमने 2-3 मैच अरेंज किए हुए हैं ताकि वो एक ब्लू टर्फ के ऊपर हमें एक अच्छा मौका मिल सके मैच प्रैक्टिस का। ट्रेनिंग कैंप की ट्रेनिंग के नताइज प्लेयर कुछ और देता है, मैच के नताइज प्लेयर कुछ और देता है। तो लिहाजा वो हमें एक उनके टेम्परामेंट का, उनके वो भी मैच खेलने से पता चल सकता है। अभी हम प्रोसेस में हैं और अभी हमने उसकी ABC शुरू की है। और अभी आप XYZ का सवाल करेंगे तो अभी तो मुझे जाने दें, मुझे खेलने दें, लेट मी प्ले। अल्लाह ताला से मदद के तलबगार हैं, मेहनत हमने की है, अल्लाह ताला मेहनत को रायगा नहीं करेगा। मुझे समीउल्लाह की दुआओं की ज़रूरत है। मैंने तो समीउल्लाह साहब को ख़ुद टेलीफोन पे कहा कि यार छोड़ें इस बात को, ये छोड़ें कि कौन सेक्रेटरी है, कौन प्रेसिडेंट है, आप अपना रोल अदा करें, आएँ, आपके लिए हम रेड कारपेट बिछाते हैं। ये इन्होंने रिफ्यूज़ किया। फिर इस इसलाह को भी मैंने फ़ोन किया कि आएँ, आपके लिए हम रेड कारपेट बिछाते हैं, आपके पास एक नॉलेज है, आप आएँ, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं। शहनाज को मैंने खुद टेलीफोन करके उनसे ये कहा कि आप आएँ, आपको हम बड़े वक़ार के साथ जो मुकाम जिस तरीके से आप हासिल करना चाहते हैं हम देने को उस इज़्ज़त को तैयार है। लेकिन कोई अगर खुद ही ना आना चाहे तो फिर जनाब फिर क्या करूं। नहीं अख्तर भाई, आप देखें, आप ये जो कह रहे हैं कि खुद कोई ना चाहे, अख्तर भाई अगर मैं डेविल्स एडवोकेट बनूं तो अब इस्लाउद्दीन के साथ जो हॉकी फेडरेशन ने किया, कमेंट्री बॉक्स से नीचे उतार दिया फोर्सफुली एक लेजेंड, वो कैसे आएंगे और वो कैसे आपके साथ काम करेंगे जब आप उनकी सेल्फ स्टीम को हर्ट कर रहे हैं?
देखिए जी, मैंने तो खुद इन्हें कहा कि मैं आप आए, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरी है, फिर कि मैं आपको अगर लेकर आऊँगा तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके लिए इज्जत और वक़ार के साथ रेड कारपेट बिछाऊँ, और मैं इसका ज़ामन हूँ। लेकिन बारकैफ ये इनकी सोच ये है कि पाकिस्तान टीम जो है वो उसका रिजल्ट ऊंचे नीचा हो तो फिर हम इसको, इस फेडरेशन को टेक ओवर करें। ये इनकी किस्मत की बात है ये, लेकिन मेरी प्रायोरिटी में फेडरेशन के अंदर होना या ना होना ये सेकेंडरी है। पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार पहले नंबर पे है। समी भाई, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अभी अख्तर रसूल साहब ने काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेट भी किया, अलूड भी किया कि उन्होंने आपको खुद भी फ़ोन किया कि आप आएँ और पाकिस्तान हॉकी को आके सपोर्ट करें। इख्तलाफ क्या है? अच्छा समी भाई, इसमें डवटेल करूं, उन्होंने साथ थोड़ी सी फिर एलिगेशन लगाई है कि आप वेट कर रहे हैं आप लोग जो ओलंपियंस कि किसी तरह ये रिजल्ट्स अच्छे ना आए और आप हॉकी फेडरेशन को टेक ओवर करें। 3 साल से हम मुसलसल 2010 के बाद से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ना हम टेक ओवर करने के मूड में हैं, ना हम इनके साथ काम करने में के मूड में हैं। अख्तर रसूल तो क्योंकि अब उनका आदमी हो गया और अपने आप को एक्सपोज कर रहा है कि जी मैं उनके साथ हूँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसको। तो हमारा बैच का आदमी, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान की टीम, जूनियर टीम दूसरे नंबर पे आई है, जो कि आधी सीनियर टीम है। उसके बावजूद हमने कहा कि जी वेरी वेल डन, ये जीतना ज़रूर चाहिए था इनको वर्ल्ड कप, क्योंकि एशिया में मलेशिया की 4थे नंबर की पोजीशन है, रेटिंग है, तो ये बड़ा ज़रूरी था। दूसरा, अख्तर रसूल जैसे कहते हैं कि उन्होंने बुलाया सबको और कहा, फ़ोन किया। अख्तर रसूल को तो वो गिरदानते ही नहीं है, अख्तर रसूल को तो वो यूज़ कर रहे हैं। अभी कमेंट्री की आपने बात की, मैं यहाँ पे नहीं था, इस्लाह गया वहाँ, उन्होंने कहा जी अगर ये इस्लाउद्दीन और दूसरे लोग आएंगे तो हम कमेंट्री की इजाज़त दी, तो पाकिस्तान टेलीविजन इसको बेशक ना टेलीकास्ट करे। दूसरा, अभी आमिर ने कहा कि ये जो परमिशन है ये क्लब की, उसमें अख्तर रसूल का क्या किरदार रहा। शहनाज ने इसको कई दफ़ा फ़ोन किया कि वो डिसाइड कराए, उन्होंने उस लोकल फेडरेशन को ख़त लिख दिया कि जी ये टीम नहीं जाएगी। इसके साथ इस किस्म के जब हालात हों और ऊपर से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इस किस्म की हो, तो मैं फिर वही कहूँगा कि अख्तर रसूल जैसे ही उनके साथ काम कर सकते हैं, जिनको शायद मेरे ख्याल में कुछ पॉलिटिकल फुटेज चाहिए या कुछ अखबारात में कोई नाम चाहिए। मैं बड़े माजरत के साथ इसके साथ कह रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत क्या है? आप इंतज़ार करो 2 महीने के बाद आप प्रेसिडेंट बनो। अख्तर रसूल, हम आपके साथ काम करेंगे, आप इज़्ज़त करोगे। अगर इज़्ज़त नहीं करेंगे तो लोग हम आपके साथ कैसे आएंगे, कैसे बैठेंगे उनके साथ? और इनके साथ बैठ के मुझे ऐसा आदमी तो 10 मिनट नहीं बैठ सकता। पता नहीं अख्तर रसूल इनके साथ घंटों कैसे बैठता है, मुझे समझ नहीं आती। या तो ये अवामी आदमी हो गया या फिर पॉलिटिक्स में। क्यों नहीं बैठ सकते? क्यों नहीं बैठ सकते आप बाजवा साहब के साथ या कासिम ज़िया के साथ? व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? सारे पाकिस्तान के लिए खेलें, प्राइड ऑफ पाकिस्तान रहें, तो क्या हो गया है? मतलब वेयर इज द, क्या मतलब आज बोलें क्या चीज़ क्या है? व्हाट इज द रियल इशू, कोर इशू क्या है? आप कह रहे हैं मैं 10 मिनट नहीं बैठ सकता। देखिए, कासिम ज़िया की मैंने बात बिल्कुल नहीं की, कासिम ज़िया के साथ तो बिल्कुल बात नहीं की। और वेरी नाइस ऑफ हिम कि वो बुलाया था तो हम गए भी थे। और अब स्टैंडिंग कमेटी में हमने अपने इजहार किया कि जो बाकी लोग हैं उसके साथ देखिए ना, जो एक आम आदमी जो जिसको कहें कि जिसके पास कोई मेडल इस वक्त नहीं है, वो आदमी क्रिटिसाइज़ कर रहा हो शहनाज को, इस्लाह को, तो क्या अख्तर रसूल ये बर्दाश्त करेगा?